नमस्कार, सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में चुनावी माहौल के बीच रविदास जयंती पर सभी राजनीतिक दलों के नेता उनके दर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मत्था टेका तो योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में संत रविदास के दर पर पहुंचकर एक मैसेज देने की कोशिश की। संत रविदास की जयंती पर उनके दर पर राजनीतिक दिग्गजों के जमावड़े को सीधे सीधे दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा। इसलिए जब प्रधानमंत्री सीतापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहां संत रविदास का जिक्र भी किया। ऐसा माना जाता है कि संत रविदास के करीब करीब 22 लाख यहां पर अनुयायी हैं। यूपी और पंजाब में जारी सियासी माहौल के बीच सभी राजनीतिक दलों की कोशिश दलित वोटरों को साधने की है। यूपी में करीब करीब 20 से 22% दलित वोटर हैं और दलितों के लिए यूपी में 84 विधानसभा सीट आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर 403 में से 300 सीटों पर अपना सीधा प्रभाव रखते हैं। कभी मायावती के साथ चलने वाले इस वर्ग ने 2017 और 2019 में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों की कोशिश दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने की है। इसीलिए रविदास जयंती पर सभी सियासी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। तो आज सवाल तो बनता में है, सवाल इसी पर हम उठाएंगे बड़ी बहस में कि क्या चुनाव में सभी दलों को संत रविदास याद आ गए या फिर उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रविदास, संत रविदास के नाम पर राजनीति भी हमने देखी है, उसका फायदा भी लोगों ने लिया। लेकिन क्या वाकई उस वर्ग को, जिस वर्ग को जोड़कर उससे देखा जाता है, उसको वो वाकई लाभ मिल पाया है जो कि सियासी दल दावा करते हैं? दशकों से रविदास जी के भक्त हर सरकार से इसकी मांग करते थे, हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही पूर्णिमा है, सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर शीर गोवर्धन में हुआ है। रविदास जी का जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म स्थान वाराणसी में पहुंचा हूं। सारे लोगों को, हर मानव को आज इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई। रविदास जी की वाणी है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने जीवन भर जातिवाद के खिलाफ, समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ जीवन भर अपने अनमोल विचारों से समाज का मार्गदर्शन किया और ये संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है। बहरहाल, तो आपने राजनेताओं की बात सुनी और वहां पर कर्म की बात हुई कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है। बिल्कुल अपने कर्म से होता है, लेकिन वो कर्म जिस वर्ग के लिए करने की जिम्मेदारी इन नेताओं पर है, इन पार्टियों पर है, क्या उस कर्म को इन्होंने पूरी संजीदगी से किया? क्या उस वर्ग को उसका लाभ मिला? आज चुनाव के दौर में फिर से उनकी चिंता तो जरूर होती है, लेकिन आप सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पहुंचते हैं वाराणसी और कहते हैं कि संत रविदास की जन्मस्थली पर मैं आया, लेकिन वहीं चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी के मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करते हैं और वहां पर अपने बिरादरी के लोग या फिर कहें कि पंजाब की जनता के बीच में यह कहते हैं कि भैया लोग, इनको यहां से भगाना है। यानी जिस भैया का जिक्र कभी महाराष्ट्र में हुआ करता था, लेकिन अब वो जिक्र पंजाब में भी होने लगा। यानी जन्मस्थली जरूर वो जाएंगे, संत रविदास की जयंती पर मत्था टेकेंगे, दलितों का वोट उनको चाहिए, लेकिन वो भैया लोग या फिर कहें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान भी करेंगे, जो कि एक बड़ा वोट बैंक वहां पर भी बन चुका है। मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल यही है कि संत रविदास का अगर किसी को आशीर्वाद मिलेगा तो किसको मिलेगा, क्योंकि यहां पर सबकी निगाह है। उत्तर प्रदेश में अगर हम दलितों की भूमिका को देखें तो उस वर्ग को बहुत मजबूत माना जाता है कि अगर उनका समर्थन किसी को मिला तो उसकी सरकार बननी तय है।
कांग्रेस से अलग होते होते जब नए दल उभर कर आए या फिर एक नई पार्टी गठित हुई कांशीराम के नेतृत्व में, तो वो वर्ग उनको सत्ता में कई बार लाने में सबसे प्रखर भूमिका निभाता रहा। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें या फिर 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने हर जगह पर सेंधमारी की, बसपा के उस काडर वोट को अपने पास लाया और उसका लाभ बीजेपी को मिला। लेकिन आज उनके लिए भी शायद चुनौती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चंद्रेश कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंद्रेश जी आपका। श्रीचंद शर्मा है हमारे साथ, राज्य मंत्री बीजेपी के, बहुत स्वागत है श्रीचंद शर्मा साहब आपका। उमाशंकर राजभर साहब हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के, बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। और करमवीर आजाद हैं, दलित चिंतक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है करमवीर जी आपका। करमवीर जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। दलित चिंतक के तौर पर आप लगातार उस समाज के लिए चिंता का काम कर रहे हैं, लेकिन आज चुनावी दौर में सभी को रविदास जयंती पर उस वर्ग की याद आई है। स्वाभाविक है ये या फिर करना पड़ा? अतुल जी, देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं आजमगढ़ में नगर विधानसभा 352 का AIMIM का प्रत्याशी हूँ और दलित चिंतक तो हूँ ही हूँ। और मैं मतलब आप नेता बन गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नेता नहीं, कैंडिडेट है तो आप कितना बाकी रह गए? नहीं, मैं नेता के साथ साथ मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं देखिए, विधायक बने न बने एक अलग इशू है, लेकिन मैं समाज सेवक सदा रहूंगा, ये करमवीर आजाद का सबसे वादा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दलित चिंतक होने के नाते जो आप जो कहना चाहते थे कि संत शिरोमणि की बात आज सभी लोग करते हैं और सब लोग अपनी अपनी गोटियां फेंक रहे हैं। संत शिरोमणि हो, परम पूज्य बाबा साहब हो, या जितने भी दलित महापुरुष हुए हैं, दलितों को रिझाने के लिए लोग अनेकों तरीके की बातें करते चले जा रहे हैं। अब मेन चीज ये देखनी है कि देखिए, भाव किसके अंदर, भाव के रूप से किस तरीके से उन्होंने संतों महापुरुषों को पूजा है, सबसे बड़ी चीज ये है। आज वही संत शिरोमणि जो आपके रामचरितमानस में ये लिखा है, पूजा, वो क्या बोलते हैं, एक ये लिखा है, क्या रामचरितमानस की एक, मुझे याद नहीं है, मैं पहले संत रविदास की एक बात बता देता हूँ। संत रविदास जी ने कहा है, बाभन मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। इस चीज को देख लीजिए। और वही रामचरितमानस में ये लिखा है, पूजे ही प्रसतल गुणहीना, सूर्य न पूजे, सूर्य न पूजे वो वेद प्रवीणा। ये चीज आपके रामचरितमानस में रखा हुआ है। आप सोचिए, 14वीं ईस्वी के ये महापुरुष जिनको संत कह के कहा गया, मैं तो कहता हूँ ये संत ही नहीं थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस व्यवस्था में रह करके कितना बड़ा आंदोलन किया होगा। आप जरा परिकल्पना करिए, वो कितनी बड़ी विचारधारा रही होगी उस समय, जिन्होंने उस समय 14वीं सदी में उन्होंने ये कहा होगा कि वो जो है कहा, चाहूं ऐसा देश में जहां मिले सबन को, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये उनकी वाणियों से, उनकी विचारधारा। नहीं, करमवीर जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो संत भी और समाज सेवा के तौर पर भी उसको हम देख सकते हैं। लेकिन आपने चूंकि बताया कि आप कैंडिडेट भी बन गए हैं AIMIM से, आप प्रत्याशी हैं आजमगढ़ से, आपको लगता है कि आप जिस दल से आ रहे हैं वो भी समाज को सुधारने के लिए, उस वर्ग की चिंता के लिए उतना ही काम कर रहे हैं या करेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मनोहर काशीराम साहब ने 1978 में बाम सेफ बनाई थी, बाम सेफ का अर्थ था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, मतलब शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लिए उन्होंने एक आंदोलन की आवाज की थी। उस आंदोलन के तहत मनोहर काशीराम साहब ने बनाई और उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज बहुजन समाज पार्टी का एक नारा हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप ये सोचिए, मुझे केवल एक चीज बताइए,
आज नहीं, मैं समझ गया। यानी आप बहुजन समाज पार्टी पर, बहन मायावती पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि जिस कल्पना परिकल्पना को लेकर आए कांसी राम जी, उस पर वो नहीं चली, बल्कि उन्होंने हिस्सेदारी देनी शुरू कर दी, लेनी शुरू कर दी। यहां पर आप निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जो आपकी पार्टी के लिए था, जिससे आप कैंडिडेट बने हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। नहीं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। आपने समाज सेवा की बात की ना, असदुद्दीन ओवैसी के भाई, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, वो कैसे अपमान करते हैं और 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हो, कौन सी समाज सेवा करते हैं, ये भी सवाल होगा मेरा। बहरहाल बहुत जल्दी से श्री चंद्र शर्मा साहब, प्रधानमंत्री ने भी मत्था टेका जाकर, एक अच्छी तस्वीर वहां से निकल कर आई। लेकिन बहुत सारे दल, देखिए चन्नी साहब वाराणसी पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर वो कह रहे हैं कि जन्मस्थली में मुझे आना जरूरी था। आज चुनाव के दौर में ही क्या इस जयंती को और ज्यादा मनाने की या उसका जिक्र करने की कोशिश हो रही है? जी अतुल जी, वैसे पहले तो मैं आप सभी जो हमारे साथी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी, और आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने संत के विषय को लेकर आज परिचर्चा रखी। लेकिन अफसोस के हमारे बहुत सारे साथी राजनीतिक विषय के ऐसे होते हैं तो उन्हें हर वक्त राजनीति ही करनी होती है और विश्व भ्रमण करना उनके स्वभाव में। समाज में आग लगाना है, वो कभी छोटे बड़े की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी पुलिस हटाने की बात करेंगे। ये समाज में विघटन लाने का काम करते हैं। किस बात को कैसे समझना चाहिए उस पर ध्यान उनका जाता है। धर्मवीर जी शांत रहिए, आपके बीच में बोला नहीं था, आप शांत रहिए, आपके बीच में बोलना नहीं था। मेरी बात पूरी सुनिए आप ध्यान से। बोलिए बोलिए। संत रविदास जी ने ये बात कही थी कि उनका जो मानना था कि व्यक्ति के गुणों को पहचानना चाहिए, बिल्कुल, उसके बाहरी स्वरूप पर ध्यान ना जाकर उसके आंतरिक स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए और व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। इस पर उनका विशेष ध्यान था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यदि मन व्यक्ति का पवित्र है, अच्छा है, वो समाज के बारे में अच्छा सोचता है, तो समझिए कि कटौती में भी उसको मां गंगा अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ऐसे वो संत थे, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो समाज में विघटन का काम कर रहे हैं उन लोगों से बचना चाहिए। और संत रविदास उस युग में भी और आज के युग में भी, उस समय भी वो प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। उनके दर्शन का यदि हम सब लोग पालन करेंगे तो समाज में अच्छा वातावरण बनेगा और अच्छे से चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो राजनीति में इन चीजों को दूसरे ढंग से ले रहे हैं और विश्व भ्रमण कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वो वैसा ना करें तो अच्छा है। ये आप किस पर निशाना साध रहे हैं शर्मा जी? इशारों इशारों में आपने आप कुछ समझ कहा रहे है? हैं मैं किसको कह रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ। चंदेश कुमार जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जन्मस्थली जाएंगे, लेकिन उसी जन्मस्थली के बारे में या फिर वो जगह कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, वहां के लोगों के लिए वापस लौटकर क्या बोला गया, चन्नी साहब ने क्या किया? जयंती तो है और वो पहुंच भी रहे जन्मस्थली, लेकिन उस समाज के लोग उनको चाहिए वोट के तौर पर, लेकिन उस राज्य के लोग नहीं चाहिए, उनका अपमान होगा, ये कह रहे हैं शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राज्य और राज्य के संविधान के प्रति गहरी आस्था और विश्वास रखते हैं। इसलिए वो कोई भी ऐसा वक्तव्य या कार्रवाई नहीं कर सकते जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता चन्नी साहब को आपने सुना है कि नहीं सुना है जो बोला है उन्होंने? सुन लीजिए, चन्नी साहब ने जिस भैया जी टर्म का इस्तेमाल किया वो उत्तर प्रदेश और बिहार के संपूर्ण लोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है। भैया जी जैसा शब्द माफिया और गुंडों के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो इन्होंने बात किया है, माफिया लॉबी के लिए ये बात किया है कि पंजाब हो या पंजाबियत हो या देश के दूसरे हिस्सा हो, माफिया जैसे चीज को हम नहीं चलने देंगे। यानी आप मान रहे हैं कि पंजाब में माफिया कांग्रेस शासनकाल में इस वक्त बहुत फल फूल रहा है? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट में जो माफिया जी जैसा टर्म है, नहीं, माफिया जी नहीं बोला है। माफिया को माफिया जी कौन बोलता है? भैया जी बोला है, भैया बोला है उन्होंने, माफिया जी नहीं बोला है। माफिया को कोई जी नहीं बोलता होगा। कॉन्ट्रडिक्टरी है आपकी बात। आप एक तरफ कह नहीं, बिल्कुल सुनूंगा चंदेश जी, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफियाओं के लिए बोला है, तो आप मान रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस के शासनकाल में इस वक्त माफिया प्रभावी है?
नहीं, चंद्रेश सिंह माफिया जी जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, जुबान का फिसलना हो सका है। अच्छा, फिसल गई थी उन्होंने आपकी जुबान, माफिया, कोई बात। सुनिए पहले, उन्होंने भैया जी जैसा टर्म माफियाओं के लिए प्रयोग किया, न कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता और जाति की राजनीति करती है, भेद डालने की राजनीति करती है। इस देश में 23,000 करोड़ का बैंकिंग घोटाला एक शिपयार्ड कंपनी करती है। भाजपा के लोग उस पर बात नहीं करते हैं और ये हिजाब खेल रहे हैं। तो संत रविदास का जो जीवन है वो समाज को जोड़ने के लिए बना था। समाज को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान किया। जब भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, भेदभाव छुआछूत अपने चरम पर था, तब उनके द्वारा जो मैसेज दिए गए, जो संदेश दिए गए, वो समाज को एक सूत्र में बांधकर परम वैभवशाली राष्ट्र और समाज बनाने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिए। अपने जीवन में त्याग, बलिदान और समर्पण को आत्मसात करके आगे बढ़े। श्रीचंद शर्मा जवाब देंगे आप। आत्मसात जो बयान दिया है वो भैया जी जो माफियाओं के लिए था, यानी ये मान रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त जो सरकार चल रही है वहां पर माफिया हावी है, वो भी उत्तर प्रदेश के माफिया पंजाब चले गए। बिल्कुल नहीं कहा कि माफिया हावी हैं। उन्होंने ये कहा श्रीचंद शर्मा, कि जिस प्रकार से, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए, जिस प्रकार नहीं, शर्मा साहब जवाब देंगे सर, आपने बोलिए, शर्मा साहब आपको जवाब देंगे, उसके बाद में उमाशंकर जी के पास जाओ। पंजाब में यदि भाजपा नहीं, अब इतना डिफाइन मत करिए। पहले आपने कहा कि नहीं भैया जी उन्होंने माफियाओं के लिए कहा, तो माफिया कहां है? चन्नी साहब क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं? उत्तर पंजाब में ही चुनाव लड़ रहे हैं ना? नहीं, श्रीचंद शर्मा जवाब दीजिए। श्रीचंद शर्मा, मेरा स्वभाव है अतुल जी, वैसे ना तो मैं किसी के मामले में बीच में बोलता, बोलिए आप बोलिए, पूरा होने में, और ना विषय से हटकर बात करता, लेकिन ये विषय से हटके बात करते हैं तो सुन लें। ये माफिया की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो सालों तक मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे कि पंजाब में किसी तरह से रोके रखा जाए। ये माफिया की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करने का काम करते हैं। सिंह कौन है? माफिया क्रिकेट खेलता है और आप देखते हैं देश के अंदर अफीम आता है, गांजा आता है, करोड़ों का हीरोइन अदानी पोर्ट से पकड़ा जाता है। कौन माफिया है बताइए? रखने का आप इस तरह से अच्छी अच्छी बातें करके देश को, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ये लोग कर रहे हैं। चंद्रेश जी सुनिए, वो आपको सुन रहे थे ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा। चंद्रेश जी आप अपनी बारी में बोलिएगा। चंद्रेश जी आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, वो आपको सुन रहे थे। बीच में ना बोले। शर्मा साहब बोले जल्दी से, फिर मैं उमाशंकर जी के पास। ये तरीका नहीं है, ये बदतमीजी नहीं करेंगे इस तरह से। ये बदतमीजी नहीं है, सच को आप बदतमीजी मत समझिए। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, पूरा पंजाबी लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। आतंकवादियों से ये लोग अदानी पोर्ट पर जो अफीम पकड़ा गया, गांजा पकड़ा गया, मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, उस पर बताइए ना आप क्या कहेंगे? अपना बयान दे दीजिए। इनको विषय से भटक गए ना, इन्हें अब रविदास जी से कोई लेना देना है? आप सच में बात ही नहीं कर सकते ना। अब आप बात नहीं कर सकते तो हमारी चंद्रशेखर, आप बात करने आता नहीं है, हम नहीं कर सकते, दुनिया देख रही है हम और आप डिबेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो कहा एक जवाब दीजिए आप। अदानी पोर्ट पर जो अफीम और गांजा पकड़ा गया उस पर आप क्या कहेंगे? बयान दे दीजिए। उन्नति देने का काम उत्तर प्रदेश करता है और आप यूपी और बिहार के लोगों को हल्के में ले रहे हो। गलत बात है। आप तो अपना उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की आग में झुलसा दिया है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की ठीक है। अब जरा आप तीनों लोग शांत हो जाएं। अब आप तीनों लोग शांत हो जाएं। उमाशंकर राजभर साहब, रविदास जयंती पर सबको चिंता हो रही है, आप लोगों को तो वैसे ही लगातार गरीबों की, पिछड़ों की बहुत चिंता है, लेकिन इस चिंता में असल में आपको क्या लगता है कि किसकी चिंता वो वर्क करेगा? क्योंकि दलित वोटरों पर सबकी निगाह है। अतुल जी इस बात को ध्यान रखिए, आज हम चर्चा जो कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास के विचारों की संता कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है, लेकिन उनका विचार अभी तक देखिए, संत रविदास जी उस समय चले गए लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। चाहे कबीर जी हो, उनके विचार है, चाहे नाथ पंथ के विचार हो, वह विचार क्या थे? भाईचारा के, यानी जात वर्ण व्यवस्था का वह विरोध कर रहे थे। यानी सर्व समाज में भाईचारा आना चाहिए। लेकिन आज के डेट में भाजपा के एक संत है जिसको आप बाबा कहते हैं, वह तो खुलेआम कहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज से है, वह कोई संत नहीं, वह ढोंगी बाबा है। दूसरी बात, आप इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब हम इतने विचारों की बात, उच्च विचारों की बात करते हैं, लेकिन आज भाजपा की स्थिति क्या है? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में, आप पूरे देश में 7 साल में कभी ऐसा भाईचारा आपने देखा होगा? जो को समझिए,
में जो व्यवस्था फैली हुई है। आज एक विचारधारा की ये बात कर रहे हैं कि देश तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की। कभी रविदास जी के विचारों के भाईचारा को आगे इन्होंने नहीं बढ़ाया कि जात धर्म की बात छोड़िए। दूसरी बात, आज इनको संत रविदास जी के विचार याद आ रहे हैं। जब हाथरस में दलित बेटी को रात में जलाया गया, उसके साथ जो अन्याय हुआ, क्या उसको न्याय मिला क्या आज तक? या इनसे पूछिए, उनके विचारों को लेके चलने वाले लोग हैं। तो भाजपा कभी यह भाईचारा की बात कर ही नहीं सकती है, क्योंकि 7 साल में आप देखे होंगे अतुल जी, या 7 साल के पहले देश नहीं था, 75 साल हो गए स्वतंत्रता के। आज दलितों की स्थिति क्या है, आज पिछड़ों की स्थिति क्या है? कभी इस पे गंभीरता से विचार हुआ कि 75 सालों में देश के अंदर भाईचारा आया कि नहीं? लेकिन 7 सालों में क्या आपने देखा होगा, हिंदू ही खतरे में हो गया है। पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। कभी संत रविदास जी के विचार को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो उनके विचार आज भी अमर है। सोचिए कि आज उस पर हम इतने सालों के बाद भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह भाजपा के मित्र लोग हैं, कभी उनके विचार को आगे नहीं बढ़ा सकते, कभी नाथ पंथ को आगे नहीं। इनके तो बाबा जी जो है आप तो देख ही रहे हैं, संत जिनको योगी महाराज जो लोग कहते हैं, आज उनकी स्थिति क्या है? वह बाबा कम है, वो ढोंगी बाबा ज्यादा है, हम तो यह कहेंगे। और दूसरी बात, उमाशंकर जी, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर जी, हाँ बोलिए बोलिए। गोरखपुर गए हैं? कभी गए हैं? गोरक्षपीठ गए हैं? सवाल ही नहीं होता है। मैंने कहा देखिए, हमारे घर से भी उस संत के जो नाथ पंथ था, हम लोग इतनी सेवा करते थे जब हम लोग छोटे थे। जब वही नाथ पंथ के लोग भिक्षाटन करते थे, घरों में आते थे हम लोगों के, तो उस समय हम लोग इतना ध्यान देते थे। लेकिन तब तक यह विचारधारा हमको मालूम नहीं थी। नहीं, आप गए हैं कि नहीं गए हैं? और वहां मत्था टेकते थे कि नहीं टेकते थे मंदिर में? कहा? गोरक्षपीठ में आपकी मान्यता है कि नहीं है? मैं नाथ पंथ को आज भी सैल्यूट करता हूं। नाथ पंथ तो अगर आप उस पंथ को सैल्यूट करते हैं, तो उस पंथ पद्धति के तहत ही एक व्यक्ति का चुनाव हुआ जिसने अपने परिवार को बहुत बचपन में ही छोड़ दिया, और उनको चुनने वाले उनके गुरु अवैधनाथ। तो उस पंथ को अगर आप मानते हैं, तो उस पंथ से चुने हुए महंत को आप ढोंगी कह रहे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक भोज ये आपका भी हो सकता है, क्योंकि पंथ को भी मानेंगे, उस पद्धति को भी मानेंगे, उसी पद्धति से चुनाव जिस व्यक्ति का हुआ उसको आप अगर ढोंगी कहेंगे, तो ये आपका राजनीतिक ढोंग है, ये आपका राजनीतिक ढोंग है। भाजपा ने, सपा ने, बसपा ने, यानी बहन मायावती ने भी कोई काम नहीं किया। जो रविदास जी की विचारधारा थी, वो आप कह रहे हैं कि उस पर काम होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि जिस पार्टी से आप कैंडिडेट बने हैं, वहां पर उस पार्टी के प्रमुख नेताओं की सोच वो है? कर्मवीर जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, जाहिर सी बात है कि वो विचारधारा वही है, सोचने का नजरिया आपका अलग हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अजदुद्दीन ओवैसी साहब जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज आप बताइए, सदन से लेकर के सड़क तक जो उनका आंदोलन है, जिस बात को आपने अभी 1-2 मिनट पहले आपने कहा कि उनके छोटे भाई ऐसा कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इतने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, जब ये कहा था तब कहां थे आप? उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया था? मैंने तो तब भी सवाल किया था, मुझे सवाल मत बताइए आप। देखिए, नहीं, अब आप चिंतक की जगह आप राजनेता बन चुके हैं, मैं समझ रहा हूं। मुझे सवाल मत बताइएगा, और मैं तब भी पूछता था, आपसे पूछ के नहीं पूछूंगा। उस समय आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे मुझे नहीं पता, मैं तब भी पूछता था। अब मैंने सीधा सवाल पूछा है कि एक नेता जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, उनके पार्टी के जो उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो हिंदू देवी देवताओं को भी गाली देते हैं, कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जज के सामने। वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो हम बताते हैं। तो वो विचारधारा क्या रविदास जी की है? इस विचारधारा से आप जुड़े हैं? मैं भाई साहब, मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा अतुल जी। जी शर्मा जी, पूछिए कि जो इनके नेता का बयान था कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा तपस्या करने, तब तुम्हें कौन बचाएगा?
ये बात इनके नेता ने किसके लिए कही? अच्छा ठीक है, ये बताइए, आजाद साहब बताइए। सुन लीजिए, धमका रहे थे सुन लोग। लीजिए, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, इनकी ठीक है। मानसिकता क्या है? अरे उनके भाई की मानसिकता और में हो गए, उनके आपकी अभिनव आपकी ओवैसी गलत हों है, या उनके आपकी भाई हों, इन आपकी दोनों की मानसिकता बहुत छोटी गलत है। है। ये सुन संकुचित लीजिए, दृष्टि से आपकी सोचते हैं। मानसिकता बहुत ये छोटी समाजों है। को लड़ाने का काम करते हैं। आप ये समाजों को अरे लड़ाना चाहते नहीं, हैं। ये देश में नफरत की आग बो रहे हैं। बस आप ये सांप्रदायिक शर्मा जी- दंगा कराना चाहते शर्मा हैं। जी आप ये देश को लड़ाना चाहते अरे हैं। लेडी की वो- समाज- बोलिए बोलिए, शर्मा जी सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। बताइए बताइए, अरे बताइए करमवीर जी, बताइए। काम आपका है, वो काम आपका है। देखिए वो मैं तो आपको बता दूं, सब आपने जानते हैं कि कहा हमारा जो नहीं, नहीं, स्लोगन है ये- वो क्या- सबका साथ सबका विकास है। हमने यदि आवास गरीबों में दलितों को दी तो मुस्लिमों को भी बराबर किया। हमने सबको साथ लेके चले, एक दलित बहुत हो बढ़िया, या बहुत तुम बढ़िया। जनरल कास्ट के हो शर्मा जी, या शर्मा मुस्लिम हो, जी, सबको आवास दिए, किसका सबको विकास? सुविधा दी, सबको अरे राशन दिया। शर्मा जी, अपनी बात के आगे किसी की बात तो सुनेंगे नहीं आप 2 मिनट मेरी भी- बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन करमवीर जी करके बोलिए। जवाब वो दो। आपके नेता का बयान सुना रहे थे ना, रविदास जी के विचार नहीं, के हिसाब से नहीं, कोई बयान नहीं है ना ये। अच्छा हाँ, आप मेरे नेता का बयान आपने कट पेस्ट करके जो सुनाया है, पूरा बयान तो सुनाते महोदय। कानपुर की रैली का जो पूरा बयान तो मुझे आप करमवीर भाई मुझे याद है, मैं जब भी आपसे चर्चा करता था, जितनी चर्चा में आप मेरे साथ रहे हैं, आप हमेशा कहते थे कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से आप मुद्दे को उठाते हैं। देखिए नेता बनते ही आप बदल गए। पहला टारगेट मीडिया, दूसरा टारगेट एंकर, कटपेस्ट जैसे शब्द आपको आने लगे। जैसे ये प्रत्याशी बनने के बाद आ गया सर, यही दिक्कत है। चिंता करेंगे समाज की, लेकिन नेता बनते ही फिर वो चिंता अलग हो जाती है। रविदास जी के विचारों को शायद अब आपने छोड़ दिया है, अब आप नेताओं वाले विचार में आ गए। करमवीर जी दो बयान सुनाए, दो बयान, उसको बताइए क्या रविदास जी इस तरीके के बयान के समर्थक हो सकते हैं कभी? वो किसी भी दल का नेता, मैं नहीं कहता कि आपकी पार्टी का, वो बीजेपी के हो, वो कांग्रेस के हो, वो सुभाषपा के हो, क्या ये विचार, ये बातें जयंती के अवसर पर हम याद तो कर रहे हैं रविदास जी को, उनकी विचारधारा से कहीं मेल खाती हैं? नहीं, मैं शर्मा जी की एक बात का जवाब देना चाह रहा था। शर्मा जी ने कहा कि ये, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पूरा आपने जो एडिट करके, कट पेस्ट करके जो वो बयान दिखाया, अरे कोई एडिट नहीं किया गया भाई, अरे कोई एडिट नहीं किया। 3 बातें मैं फिर से दोहराता हूं। पहला, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के लिए क्या टिप्पणी थी, हिंदू देवी देवताओं के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या टिप्पणी थी, ये आपको अगर कोट करना है, पता करना है तो बकायदा आप जाइए और डिटेल निकाल लीजिए। आप मीडिया मत आइए, आप कोर्ट में जाइए, बकायदा मुकदमा हुआ था, हाथ जोड़कर खड़े थे अंदर कोर्ट के हैदराबाद में। दूसरा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं। और तीसरा कि कोई मठ जाएगा और कोई हिमालय जाएगा, फिर आपका क्या होगा, आपको कौन बचाएगा? ये 3 बातें थी, इसका जवाब आपके पास नहीं है। श्रीकांत शर्मा साहब, देखिए जो भी होगा, लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो सभी घेरेंगे बीजेपी को ही। आपको लगता है कि आपका जो स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, उस पे आपको उस वर्ग का साथ मिल पाएगा? भाई उसके ऊपर FIR हुई, आप कानूनी शर्मा जी जांच शायद हमारे साथ कराइए, अभी नहीं है। न्यायालय का- चंद्रेश कुमार सिंह, करमवीर जी शांत हो जाइए, करमवीर भाई शांत हो जाइए। चंद्रेश जी, मेरा सवाल यह है कि आपने जो भैया जी था उसको माफिया में बदल दिया कि नहीं, माफियाओं के लिए कहा, मैंने मान लिया। सवाल इस बात का है कि क्या माफिया पंजाब में कांग्रेस शासनकाल में फल फूल रहे हैं? उनके कहने का मतलब यह था कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने एक माफिया स्टेट बना दिया, बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं था, आपने तो पूरा बयान ही बदल दिया, जला दिया जाता है, आपने पूरा बयान ही बदल दिया। उनका कहने का कोई मतलब नहीं था, वो उत्तर प्रदेश में बैठ के नहीं बोल रहे थे। कर रही है उसी तरीके से यदि भाजपा जीतती है पंजाब में तो पंजाब को भी माफिया स्टेट बना देगी। इसलिए पंजाब और पंजाबियत को बचाने के लिए भाजपा को नेस्तनाबूद करते हुए, वहां पर तो आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, भाजपा तो है ही नहीं वहां पे। चुनाव लड़ रही है ना भाजपा, चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उससे लड़ा जाता है ना जो मजबूत होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में है वैसे वहां पर भाजपा है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में है वैसे भाजपा वहां पर है। चन्नी जी जो है कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक है, तो वो जो बात कहेंगे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ध्यान में रखकर कहेंगे और दूसरे राज्यों के भी चुनाव को ध्यान में रखकर कहेंगे। जो मैंने आपको तो चन्नी जी को माफिया और भैया दोनों में पता नहीं है क्या अंतर क्या होता है?
सामान्य रूप में, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के तो निवासी है नहीं, बाहर के राज्यों में भैया जी जैसे शब्द का प्रयोग माफियाओं के लिए ही किया जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं, आज पहली बार आपके नहीं मुंह तो से सुन इसको रहा हूं। जानिए, इस पर महाराष्ट्र में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वहां पर कोई माफिया नहीं पिटा था चंद्रेश जी, वहां कोई माफिया नहीं पिटा था। वहां पर वो गरीब वर्ग के लोग पीटे जाते थे, जो कि गरीबी में वहां पर पहुंचते थे कि कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी। जो सड़क पर सोते थे वो लोग पीटे जाते थे, कोई माफिया नहीं पीटा गया। तो ये माफिया का जो आपने परिभाषित किया है कि भैया मतलब माफिया, या पहली बार आपसे सुन रहा हूं। बढ़िया डिबेट आपने छेड़ा है, बहुत बढ़िया। हाँ। जब महाराष्ट्र में ये घटना घट रही थी, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां मारा जा रहा था, वहां सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। अरे आपकी सरकार के दौर में भी, आपके सरकार के दौर में भी वही होता है, कोई अंतर नहीं है। अब तो महाराष्ट्र से निकलकर पंजाब आ गया। अब तो महाराष्ट्र से निकलकर पंजाब आ गया सर। की सरकार, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में कब से नहीं है ये भी? अरे भाई, अघाड़ी की अभी तो सरकार है ना आपकी, अभी तो आपकी अघाड़ी की सरकार है ना। बिहार के लोगों को मार नहीं, आपकी सरकार का समर्थन नहीं है क्या वहां पर महाराष्ट्र में? उसके साथ भारतीय अरे आप तो पूरा डेफिनेशन ही बदल दे रहे हैं। आपकी सरकार अभी है कि नहीं है वहां पर? गठबंधन की सरकार अघाड़ियों की है कि नहीं है? कांग्रेस ने हमेशा उन विचारधारा का विरोध किया है जो देश को तोड़ने वाले हैं। बहरहाल उमाशंकर जी सब विचारधारा की बात कर रहे हैं, सब विचारधारा की बात कर रहे हैं और रविदास जयंती पर कह रहे हैं कि विचारों को ही हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख चीज है कि वोट बैंक पर नजर है। आपको लगता है कि हाँ, कांग्रेस जिस बात को कह रही है, उनके नेता चन्नी साहब ने जो कहा है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कहा, वो डिफाइन जो कर रहे हैं चंद्रेश जी, आप सहमत हैं उनसे? यूपी और बिहार के भैया लोग जिनको ये माफिया बता रहे हैं। दूसरा कि अब करमवीर आजाद कह रहे हैं कि नहीं, ओवैसी साहब की जो भूमिका होगी बहुत अहम होगी, क्योंकि उनकी विचारधारा रविदास जी की विचारधारा से मिलती है। सबको लड़ना क्या बीजेपी से है? और बीजेपी कहती है कि हमारा स्लोगन एक है, सबका साथ सबका विकास, हमने तो किसी को नहीं बांटा। अरे वो जिन्ना के अनुयायी है, वो क्या सबका साथ सबका विकास करेंगे? जिन्ना के साथ मिलकर जो सरकार बनाया हो वो देश की एकता और अखंडता की बात करेगा। अतुल जी को शांत कराइए। अतुल जी इस बात को ध्यान रखिए, जो समाजवादी, चाहे सपा का, सुभाषपा और जयंत चौधरी जी का जो गठबंधन है, वह भाईचारा के मुद्दे पे जो संत रविदास की विचारधारा भाईचारा की थी, उस विचारधारा को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो है भाजपा के लोग इस विचारधारा को आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, क्या स्थिति बनी हुई है आप जान रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कांग्रेस के मित्र के लिए, यह तो कांग्रेस के मित्र है, अगर ये स्थिति, अगर यह विचारधारा के, चाहे संत रविदास जी है चाहे कबीर जी है, इस विचारधारा को लेकर चले होते तो आज 32 साल से उत्तर प्रदेश में इनकी क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। तो इसमें कोई छिपा नहीं है इनके लिए। दूसरी बात, संत रविदास जी के विचारों को जो भाई करदीर ने कहा कि बहन मायावती ने आगे जितना बढ़ाया उतना किसी ने नहीं बढ़ाया। चाहे एमआईएम की बात करते हैं तो एमआईएम जो है एक्चुअल में मुस्लिम विकास या दलित विकास की बात नहीं करती है, एक उन्माद की बात करती है, बात करते हैं। कभी वह मुस्लिमों को विकास की बात नहीं करते हैं, उनके हक अधिकार की बात नहीं करते, वह एक समूह की बात करते हैं। तो जो देश में स्वीकार नहीं होगा, अगर ओवैसी जी देश में स्वीकार होंगे तो भाजपा के विचारधारा भी स्वीकार होगी, क्योंकि समूह की बात मत करिए। आज देश में जो जरूरत है भाईचारा की जरूरत है। आप देखे होंगे कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार उस विचारधारा को, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो मुसलमान हो, जो दबे कुचले की आवाज बन करके उठा रहे हैं, और उसी आवाज का नतीजा आप अतुल जी देखते होंगे। परसों बनारस में जो संत रविदास जी की जन्मस्थली है, बनारस में उनके साथ क्या घटना घटी कि जो भाजपा के मानसिकता के लोग हैं, जो काले कोट में गुंडे हैं, इस विचारधारा को आगे दबाना चाह रहे हैं। तो भाजपा कभी इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, बहन मायावती हो, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हो, इस विचारधारा को, संत रविदास जी की विचारधारा को भाईचारे की विचारधारा, ठीक है हमारे साथ तरह से विचारधारा को डूबने नहीं देंगे। संत रविदास उमाशंकर भाई, करमवीर जी कुछ कह रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। उमाशंकर भाई आपने एक चीज कहा, मैं माननीय बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उस सम्मान के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं
मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मान्यवर काशी राम साहब के मिशन की बात कर रहे हैं, जिस महान इस नेता ने अपना आजीवन कुर्बान कर दिया। आपको याद होगा, अगर आप जानते हैं मान्यवर काशी राम साहब के बारे में जानते हैं, जिसकी जेब में 1 लाख रुपए होने के बाद भी उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, वो जा करके मुर्गे की कोट खरीद करके अपना ठंडी बिताते थे। क्या आज ये मिशन बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है? आप बात कर रहे हैं बहन जी का, वही माननीय काशी राम साहब ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज ये नारा चल रहा है कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बात नहीं, यही तो परिवर्तन होता है ना। आप बहन जी को मान रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रही है विचारधारा को, आप ही कह रहे हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। बहरहाल आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय साहब, जयंती पर सबको संत रविदास याद आए हैं। कोई उनकी जन्मस्थली पहुंचा तो कोई उनके और कहीं पर पहुंचा है, लेकिन अब सबका निशाना मुझे लगता है कि वोट बैंक ही है। इस बार पंजाब का चुनाव भी इसीलिए टाला गया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब तृतीय चरण शुरू होने वाला है, 5 फेज और अभी बाकी रह गए हैं। तो वो जो वोट बैंक है, जो 20-22% लगभग है, जिसका सीधा प्रभाव 250-300 सीटों पर पड़ता है, निशाना सबका वहीं पर है। देखिए, हर पार्टी का वोट बैंक तो वही है और एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश जारी रहती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी है, उसका MI फॉर्मूला था। समाजवादी पार्टी भी दलित और मुस्लिम मिल जाएंगे तो ठीक है। बीजेपी कहती है भाई सवर्ण हो गए और दलितों को भी साथ लो तो हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। तो अलग अलग नैरेटिव सेट करने की बात, मान लीजिए हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं तो वो भी जाट और मुस्लिम की बात करता है। मैं सबको सुन रहा था। हम दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे भाई, ये देश है, जो भी है किसी भी जाति का इस देश का नागरिक है और उसकी समस्याओं की बात करिए ना। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। मुद्दों की बात नहीं है। आप पेट्रोल की बात करिए, आप डीजल की बात करिए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, किसान का जो कर्ज है वो कम से कम कर्जदार न हो, उसकी उपज का सही मूल्य मिले, उसे हमारा पशुओं से मुक्ति मिले। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में तो आप बात करेंगे नहीं। बात करेंगे संख्या भारी, माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे दे दे। एक कहता है 2 किलो चावल दे दिए, 2 किलो चीनी दे दी, 1 किलो तेल दे दिए, इसी के नाम पे दे दे। क्या मजाक बना दिया है इलेक्शन का। हर व्यक्ति को मैं अधिकार है शिक्षा का, उस शिक्षा की बात करिए ना। अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, क्या रोड मैप है? दूसरा नहीं दे पाया, आप सत्ता में आए तो आप क्या पैरामीटर उसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य की बात करिए, कैसे गांव का अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसको इलाज कैसे होगा? बीमार हो गया तो उसे दवा कैसे मिलेगी? उसकी बात कोई नहीं कर रहा। ये विडंबना है इस देश की, इस इलेक्शन की। हम व्यक्तिवादी हो गए हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। मुझे बड़ी दिक्कत होती है। टिकट भी बांटेंगी पॉलिटिकल पार्टियां, जाति के आधार पर बांटेंगी और फिर कहते हैं कि हम जाति धर्म की बात नहीं करते। टिकट बांटने से लेकर जाति धर्म शुरू होता है और इलेक्शन तक जाति धर्म आपने बनाया नहीं है। जाति धर्म नहीं, आप लोगों ने बनाया है। अरे भूखे पेट की बात करिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भूखा पेट है उसे रोटी कैसे मिलेगी? अरे किसी भी जाति का, किसी धर्म का बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है, वो दवा वो डॉक्टर का धर्म है। बीमार आदमी को इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, वो कौन देगा? कैसे सुनिश्चित होगा कि उसकी बीमारी का इलाज होगा? पैसा देना नहीं है, अपनी सरकार उसका दायित्व लेगी, उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, उसे अच्छी शिक्षा देगी। हिंदू कर लो, मुसलमान कर लो, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया। अरे भाई क्यों हो गया दलित पिछड़ा? ये सब आप मुद्दे की बात करिए। ठीक है। आप जरा करमवीर जी 1 मिनट शांत हो जाइए, अब समय थोड़ा कम है। चंद्रेश भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। देखिए, आरबी उपाध्याय साहब का ये कहना है कि हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने उन जरूरतों पर कभी फोकस नहीं किया। हमने इन द सेंस कि जो लोग सत्ता में रहे, आप सबसे ज्यादा केंद्र में सत्ता में रहे, तो आपने उस विचारधारा को अगर बढ़ाया होता तो शायद ये नई पार्टियां भी नहीं पनपती जो कि उसी के आधार पर पनपी, उस वोट बैंक को ही पकड़ कर आई। देखिए, उपाध्याय जी जो बातें कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं और उस कड़ी में मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे संतों के जो विचार थे
वो भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित हैं और दिखाई देते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी शुरू से राष्ट्र को जोड़ने की बात करती आई और आज भी कर रही है। जब ये जिन्ना के साथ भाजपा के लोग मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर देश को संप्रदाय के आधार पर बांटने की मुहिम चला रहे थे, तब अखिल भारतीय संघ की बात कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार में विभिन्न विचारधाराओं को फलने और फूलने का समान अवसर प्रदान किया। कभी किसी के विकास को अवरुद्ध करने का काम नहीं किया, सबको एक साथ जोड़कर राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने की दिशा में आज भी अग्रसर है। अंत में मैं एक बात कहूंगा कि इस देश में जमीनें जमींदारों के हाथ में थी। कांग्रेस पार्टी ने 9वीं अनुसूची बनाकर जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर जो जमीनों के वास्तविक हकदार थे उन्हें जमीन देने का काम किया। ठीक है, इसलिए वो आपको वोट करें, आप ये मांग कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं? उमाशंकर जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी जरा मेरे मित्र को उपाध्याय जी को बताइए कि जो समाजवादी गठबंधन यही बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, जो गरीब रहेगा उसका फ्री इलाज होगा, जो गरीब और दलित है, जो गरीब चाहे किसी कौम का हो चाहे किसी समाज का हो, उसकी जो शिक्षा जो होगी स्नातक शिक्षा फ्री होगी, वही बात करें। उसी बात को हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी आगे बढ़ा रहे। वो गरीबों के चाहे किसी कौम का हो गरीब हो, लेकिन गरीब गरीब होता है। लेकिन उसी बात को उसी मानसिकता जो सामंतवादी सोच के लोग हैं उस मानसिकता को दबाने चाह रहे हैं कि नेताजी की बातों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सामंतवादी सोच वालों के साथ तो आप लंबे समय तक रहे, चुनावी दौर में आप कह रहे हैं कि वो सामंतवादी हो गए। एक रीजन और है, दलित दलित कह के कुछ नेताओं ने अपना भला तो कर लिया, उस दलित का भला नहीं हुआ। वो दलित भी आज वंचित है, दलित आज भी वंचित है, न्याय के लिए लड़ रहा है। आप इस दलित की बात करते हैं, उस गलत के नाम पर नेतागिरी हुई, उससे ठगा गया, नेताओं ने अपने घर भरे, अपनी उन्नति कर ली और जो गांव के व्यक्ति जो दलित था उसे न शिक्षा मिली, न उसे स्वास्थ्य मिला, न उसे रोजगार मिला, न उसे आरक्षण का फायदा मिला। आप क्या बात करते हैं? दलित की बात करते हैं, दलित का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ आप व्यवसाय कर रहे हैं। आप दलित के नाम का व्यवसाय। ठीक है, करमवीर आजाद फाइनल कमेंट आपका मेरे से। देखिए अतुल भाई मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 50 सालों तक भारत की पूरी राजनीति पे काम किया और आज भी इनकी 5-5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर दूं, यही समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दलितों की चिंता कर रही है। सेक्शन 8A का बिल इन्होंने फाड़ा, ठेकेदारी में आरक्षण इन्होंने समाप्त किया। ये क्या बात करेंगे? बात करते हैं इनके। आप क्या करेंगे? आप उसने ये किया, वो गलत कर रहा है, उसने नहीं किया, वो गलत कर गया। आप क्या करेंगे? आपने अपना नहीं बताया, आपने क्या किया है, क्या प्लान आपके पास है, आप क्या प्लान लेके जनता के पास जा रहे हैं? हर प्रवक्ता का एक ही गोल रह गया है, दूसरे की टांग खींचेंगे। कांग्रेस वाला बीजेपी के बारे में बात करेगा, बीजेपी वाला कांग्रेस के बारे में बात करेगा, अपने बारे में कुछ नहीं बताता। अपने बारे में बताइए आप क्या प्लान लेके आ रहे हैं, आप किस तरह समाज का भला करेंगे? बताइए आजाद साहब जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे, ये बताइए, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से। हाँ सुनिए, अगर हम सत्ता में आते हैं महोदय, आप आज बात मेरी नोट कर लीजिए, हम सत्ता में आते ही शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और समानता जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना का भारत है, सम्राट अशोक की परिकल्पना का भारत है, भगवान बुद्ध की परिकल्पना का भारत है और जो समान विचारधारा की परिकल्पना का भारत है, विश्वास करे। बाबा साहेब के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर भरे, बाबा साहेब के नाम पे लोगों ने अपना काम किया, ठीक है, बाबा साहेब के नाम पर लोग नेता। ठीक है, चलिए अब मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। आपने बता दिया कि अगर वैसी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो क्या करेंगे, लेकिन उस समाज के लिए असल में वाकई किसने क्या किया? आज जयंती पर विचारों की बात होती है, उस विचार को बढ़ाने की बात होती है रविदास जी की जयंती पर, लेकिन उस वर्ग से या फिर हम कहें पूरे समाज, हम बांट कर क्यों बात करें? हर व्यक्ति जो कि उस समाज का हिस्सा है, किसी भी धर्म से किसी भी जाति से आता हो, उस सबके लिए क्या वो सोच हो पाई है या सिर्फ चुनावी दौर में वोट के लिहाज से उसे आंका जा रहा? बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय साहब आपका।
उमाशंकर जी आपका और करमवीर आजाद आपका भी। तो मौजूदा दौर में रविदास जयंती की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि तमाम बड़े नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर अलग अलग पार्टियों के शीर्ष नेता, वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचे, वहां से तस्वीरों जो निकल कर आई उससे एक संकेत देने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि मामला चुनाव का है। नमस्कार।